Jai Hind friends, welcome to the second session of 1000 Steps to Your Uniform. Now guys, इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि थोड़े से टफ होंगे बिकॉज अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो गाइस आपको एक लेवल डेवलप करना पड़ेगा। सो ये 1000 स्टेप्स टू यूनिफॉर्म की सीरीज उन बच्चों को स्पेशली हेल्प करती है जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ लिया है और वो बहुत सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। साथ ही वो बचना चाहते हैं कि कोई ऐसे ट्रैप से बच सके जो यूपीएससी आपके लिए ले डाउन करेगी 4 ऑप्शंस में, ताकि आप उस ट्रैप में फंसने से बच सको। ठीक है, मेरी ये सीरीज आपको इस चीज में हेल्प करेगी सो दैट क्वेश्चंस के थ्रू आप थोड़ी सी लर्निंग ले सको। और मेरी क्वेश्चन सीरीज बाकी की क्वेश्चन सीरीज से इसलिए अलग होती है क्योंकि एक तो मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक सिखाता हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर की टुवर्ड्स बढ़ सकते हो। ठीक है, इस सीरीज में मैं डिफरेंट जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। लगभग सारे सब्जेक्ट्स जीएस के इसमें इंक्लूड करूंगा। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए साइंस के भी क्वेश्चंस जरूर लेके आऊं, बट साइंस में मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है। बट यस, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स साइंस का काफी कुछ मैंने भी पढ़ा है क्योंकि एग्जाम मैंने भी निकाला है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वंडरफुल सीरीज को। बट शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, ये मेरा नाम है अंशुम वर्मा। सो लिटिल अबाउट मी, माय नेम इज अंशुम वर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। ठीक है, then I have qualified UGC NET JRF exam. That means I'm eligible to teach as assistant professor in any university. I already have a teaching experience of 10 years, plus I have myself qualified various exams, various government exams. If I talk about CDS exam, I have qualified this exam 7 times. Okay, so let us begin guys. But before we begin this session, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ मिल रहा है, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे लिंक्स मिलते रहेंगे, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। सो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं, ये सारे कोर्सेज मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ जिसमें रिटन के सारा मैं आपको कोर्स कराऊंगा, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, ये सब कुछ रहने वाला है। कंप्लीट कवरेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। देन अलोंग विद दैट एसएसबी के लिए मैं आपके लिए कोर्सेज लेके आऊंगा। डिटेल कोर्सेज भी होंगे, बट अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आईएमए का एसएसबी का डेट शेड्यूल लॉन्च हो गया है। सो दिस इज अ रीसेंट अनाउंसमेंट। अगर मैं अभी फिलहाल एसएसबी के लिए इंटरव्यू बैच शुरू कर रहा हूं, वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मॉक इंटरव्यूज एंड पीआईक्यू क्लासेस। ठीक है, पीआईक्यू कैसे भरना है, कैसे उसको डील करना है, कैसे आपको हैंडल करना है, ये सब मैं आपको इस पीआईक्यू क्लास में बताऊंगा। साथ में आपको मैं मॉक इंटरव्यू में कैसे हैंडल करना है, मैं आपका खुद एक इंटरव्यू लूंगा जहां पर हम सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके साथ कैसे प्ले अराउंड करता है, कैसे आपको ट्रैप में फंसाता है, उससे आपको मैं बचने में हेल्प करूंगा। प्लस इट विल हेल्प यू एज अ personality development as well. Okay, it will help you in developing your personality for any interview. So this is the course which I will be launching in this week, so you can message me for the details. So these are the advantages of joining my courses guys. Any of the course that I will be exclusively handling, अभी मैं सारे courses अकेले handle करता हूँ, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, टारगेट बेस्ड स्टडीज मिलते हैं, मैं कंप्लीट कराता हूँ आपका कोर्सेज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको देता रहूंगा, रिवीजन क्लासेस में आपको फ्री में दूंगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सेशन दूंगा। मेरी करंट अफेयर की एक फ्री सीरीज चल रही है, आप उसे देख सकते हो, जहां पर मैंने 2 मंथ के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करा रखे हैं। आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप करंट अफेयर्स की सीरीज को देख सकते हो। देन दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ माई कोर्सेज। सो गाइस शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो को। इस वीडियो में गाइस हम फिर से पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने पॉलिटी पे करी थी। नेक्स्ट 2 वीडियोस में आपके लिए ज्योग्राफी पर लेके आऊंगा। ठीक है, सो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू लर्न कर सके। अच्छा, क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, एक बार मैं क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ दूं, तब आप
30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स को मार्क कीजिए और अपनी एक्यूरेसी पर काम कीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगा अपनी एक्यूरेसी पर काम करने में, कि कितने एक्यूरेट आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो, कितने सही आंसर्स आप कर सकते हो मार्क, और आपका स्टेटस क्या है, आपका नॉलेज बेस क्या है। गाइस, क्वेश्चंस गलत मैं भी करता हूँ, ठीक है, मेरे भी ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जब मैं कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इन सब चीजों में। कई बार आती हुई चीजें भी हम गलत कर देते हैं, बट व्हेन यू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस तो आपकी ये एक्यूरेसी इंप्रूव करने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अच्छा, दूसरा, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स के लिए आप जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, कोई भी ऐसी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे, तो जब आप क्वेश्चन मार्क कर दें, एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूं, एक्सप्लेनेशन से आप उसको भी पॉज करके जो भी एडेड पॉइंट्स है उसके नोट्स आप बना सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ऐसे ही लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप डालते जाइए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाइए, ठीक है। बाद में ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। सो गाइस, आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी हमारे देश में 3 तरह की होती है, जिनमें से एक कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 360। सो टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम। ओके, आई होप आपने पॉज करके इसको देख लिया होगा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी is done by the president cannot be questioned in any court. The proclamation of financial emergency by a president cannot be questioned in any court. Okay, the proclamation declaring the financial emergency can be approved only by Lok Sabha. Proclamation of financial emergency can be passed by a simple majority, and the parliament can make laws on the state subject during financial emergency. So ये सारे questions हैं. The correct answer to this question is, the only correct statement is C. सो मैं आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बता दूं। आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or the credit of India or any part of its territory is threatened. किसी भी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर किसी वजह से थ्रेटन हो जाती है, सो इस ग्राउंड पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हाउएवर, आपने देखा होगा विद द पीरियड और विद द कोर्स ऑफ टाइम इन इमरजेंसी पावर्स को बहुत ही डिफरेंट वे में यूज करा गया था बाय वेरियस गवर्नमेंट्स। हाउएवर, मैं ओवरऑल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। हाउएवर, हमारे देश में इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, क्योंकि पैसे की कमी हमारे पास नहीं है, बहुत पैसा पड़ा है, भगवान का दिया बहुत है, कभी घमंड नहीं किया। अच्छा, अब इमरजेंसी प्रोविजंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 made that the satisfaction of the president for declaring financial emergency is final and conclusive and not questionable in any court. यानी इसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। बट बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको चेंज कर दिया गया और ये बोला गया कि इट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब it can be questioned in any court of law at any particular period of time. A proclamation declaring a financial emergency must be approved by the House of Parliament within 2 months from the date of its issue. यानी जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी, मान के चलिए अगर आज है 6 जनवरी, अगर आज इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसके 2 महीनों के अंदर अंदर इस इमरजेंसी को पास कराना होगा किससे, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। डू रिमेंबर दिस, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें एक ऑप्शन था ओनली लोकसभा। सो दोनों हाउस इसको अप्रूव करेंगे। देन अ रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास either house of the parliament only by a simple majority, that is the majority of the members of that house present and voting. So option C is correct here. ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। However, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या पावर्स आ जाती हैं जो कि स्टेटमेंट डी में मेंशन था, वो देख लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर एक्सटेंड, यानी थोड़ा सा हमारा जो
जो पॉलिटी है वो यूनिटरी हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है जब इमरजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी हमारे देश में लगी होती है. सो टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एज आर स्पेसिफाइड बाय इट, यानी स्टेट की जो फाइनेंशियल ड्यूटीज होंगी वो सेंटर कंट्रोल कर सकता है. टू द डायरेक्शंस एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडुक्वेट फॉर द पर्पस, यानी वो डायरेक्शंस भी फॉलो करनी होंगी जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा आए या इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आए. द डायरेक्शन में इंक्लूड रिडक्शन ऑफ सैलरीज और अलाउंसेस, सरकारी बंदों की सैलरी कम हो सकती है जो कि स्टेट में काम कर रहे हैं. रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स, सारे फाइनेंशियल बिल्स को, मनी बिल्स को रोका जा सकता है. ठीक है. द प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल or any classes of persons serving under the union, the judges of Supreme Court, High Court, and there is no provision of Parliament making laws on state subject. ये इस इमरजेंसी में नहीं लगता कि भैया स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाना शुरू कर दे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर. हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक्ट कैसे करना है फाइनेंशियल मैटर्स पर वो प्रेसिडेंट जरूर बता सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बता सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने लग जाए. ठीक है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का पार्ट नहीं है. ठीक है, वो दूसरी इमरजेंसीज का पार्ट है. जब भी वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. सो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Only President of India can remove the chairperson of NHRC and SHRC, State Human Rights Commission. So pause the video and hit the correct answer and then we will move ahead. Okay. So answer to this question is B. Okay. Now how answer to this question is B? First of all, the Protection of Human Rights Act of 1993 provides that for creation of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission at the state level. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया सेंट्रल लेवल पर और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया स्टेट लेवल पर. A state human rights commission can inquire into the violation of human right only in respect of subject matter mentioned in state list. यानी स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स हैं उन सब पर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकता है कौन? द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC. हाउएवर, अच्छा, कंकरेंट लिस्ट के अंडर आने वाले मैटर्स को भी कर सकता है. हाउएवर, if such a case already been inquired into by the National Human Rights Commission, उस केस में क्या होगा? अगर कोई ऐसा केस जो ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चल रहा है, सो उन केसेस को कैसे हैंडल करा जाएगा? उन केसेस में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कोई रोल नहीं है. ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन सुनेगा, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. अब इनके कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं गाइस. जो चेयरपर्सन होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो गवर्नर होता है और वो अपॉइंटेड बाय गवर्नर होता है और NHRC का जो चेयरपर्सन होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. ठीक है, अच्छा, जो although the chairperson and the members of state human rights commission are appointed by the governor but they can only be removed by the president of India. ठीक है, इनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है चेयरपर्सन को, बट इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट. बट रिमूव कौन करेगा? रिमूव करेगा गवर्नर. इज इट क्लियर? सो दिस इज द टोटल क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है बट अपॉइंट गवर्नर करता है बट रिमूव प्रेसिडेंट करता है. ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि स्टेट का थोड़ा सा कंट्रोल सेंटर के पास भी रहे, बिकॉज इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल नेशन. हम क्या है? एक क्वाजी फेडरल नेशन है. ठीक है, पार्शियली फेडरल नेशन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन से फेडरल फीचर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? नाउ गाइस, ये सारे चीजों पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. विच आर द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर और द सेंट्रलाइज्ड फीचर? विच आर द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर?
विच आर द फॉलोइंग आर द प्राइम पार्लियामेंट्री फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब फीचर्स पर आपको बहुत बार क्वेश्चंस मिलेंगे, सो इनको याद करना, एक बार समझ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सी चीजें बताती है कि हमारा देश, हमारा राज्य एक 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 फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड लुक फॉर द राइट आंसर। Okay, answer to this video, answer to this question is option B, that is 2 only, bicameralism। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है, यानी यूनिटरी, ऑब्वियसली अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी आती है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट्स को बाईपास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो इस केस में ये फेडरल फीचर नहीं हुआ। बाइकैमरलिज्म का मतलब ही यही है, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, बाइकैमरलिज्म का मतलब ही यही है, डिवीजन ऑफ पावर। सो आप देख सकते हो फेडरलिज्म के बाकी सारे फीचर्स क्या है, टू गवर्नमेंट, अनदर वे, अनदर नेम फॉर बाइकैमरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखित होने से क्या होता है, स्टेट्स को डिसेंट्रलाइजेशन मिलती है, उनको पावर मिलती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मिलती है और उनको पावर मिलती है। नाउ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन अबव द लॉ। ठीक है, देन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल है, जिससे फेडरल पावर्स प्रोटेक्टेड रहती हैं। बाइकैमरलिज्म, again I have already explained, these two things are ultimately they explain bicameralism only। ठीक है, so however the Indian constitution also contains a large number of unitary and non-federal features। non-federal features में ये सारे features हैं, इनको मैं explain करूंगा अपने पॉलिटी के डिटेल कोर्स में। ओके, सो एक चीज और ध्यान रखिएगा, फेडरेशन एज अ टर्म is nowhere used in the constitution, because article 1 हमारा क्या कहता है, India, that is Bharat, is union of states, which implies two things: one, Indian federation is not a result of agreement by the states, and two, that it has no state has a right to secede from the federation। ठीक है, these things I've already covered in the last video। Next, consider the following statement correct about in the context of Niti Aayog। Which of the following are correct about Niti Aayog? Pause the video and think over the answer। Okay, so the correct answer to question number 4 is A। How it is correct, guys? Let us analyze this as well। First of all, it says that it is an extra constitutional body। This statement is absolutely correct। What do you mean by extra constitutional body? Let me explain to you this, that Niti Aayog को बनाया, for example, Niti Aayog, like that of the planning commission, was also created by an executive resolution। executive resolution मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है और उनके एग्जीक्यूटिव के एक रेजोल्यूशन से, ऑर्डर से इसको बना दिया गया। ठीक है, और वो कौन था, यूनियन कैबिनेट, यानी यूनियन कैबिनेट ने इसको फॉर्मलाइज करा। हेंस इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल मिलेगा, ना ही किसी लॉ ऑफ पार्लियामेंट इसको बनाया गया, बट अपनी वर्किंग के लिए इसको बना दिया गया। ठीक है, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये टर्म देखो, लैंग्वेज अलग है, नॉन स्टैट्यूटरी, यही यूपीएससी करता है, वर्ड से खेलता है, वर्ड्स को ट्विस्ट करता है, लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है, ये यूपीएससी को बहुत पसंद है। ठीक है, कान तोड़ मरोड़ के पकड़ता है, बात वही करना चाहता है। ठीक है, सो हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नीति आयोग इज प्राइमरी अ थिंक टैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। कैसे पॉलिसी को डायरेक्शन देनी है, कैसे पॉलिसी पे काम करना है, ये हर तरीके की असिस्टेंस देती है। तो खुद सोच के देखिए, नॉट टेक्निकल एडवाइस, एडवाइस है। आप इस सेकंड स्टेटमेंट को यूं ही एलिमिनेट कर सकते थे, सेकंड स्टेटमेंट को आप यूं ही एलिमिनेट कर देते तो दो ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते, और अगर फर्स्ट को सही कर देते या इसको सही कर देते तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाना था ए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन टेक्निक गाइस। इसको सीखिए, इसको, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको ये चीजें स्ट्रांग होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
with reference to the integration of the erstwhile princely state, consider the following: प्रिंसली स्टेट एंड देयर मोड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंटीग्रेट करा गया भारत के साथ। ठीक है, ये आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में। अगेन पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर द आंसर एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। Okay, so guys, correct answer to this question number 5 is third only. ठीक है, how it is third? Because it is क्रॉस। ठीक है, जूनागढ़ को हमने रेफरेंडम से लिया, इसको पुलिस एक्शन से लिया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अलाउ करा था कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वो डायरेक्टली इंडिया के अंडर आएंगे, और उसके अलावा जो बच जाता है वो है प्रिंसली स्टेट। ठीक है, और इन प्रिंसली स्टेट्स को दे वर सब्जेक्ट टू द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी ये अपने रूल्स को अपने राज्यों को फ्रेम मतलब रूल तो कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली किसके अंडर काम करेंगे? ब्रिटिश क्राउन के अंदर। तो ये इनका वो था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट वर दोस? India and Pakistan, they gave 3 options to the princely states. That was either they want to join India, or either they want to join Pakistan, or they want to remain independence. तो ऐसे टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसके अंदर जो जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर थे, जिसके अंदर से 549 ने इंडिया को स्टेट अवे ज्वाइन कर लिया। बट 3 राज्यों में बहुत ज्यादा विधायकी चल रही थी, तो विधायकी को कैसे हमने कंट्रोल करा? सबसे पहले हैदराबाद में हमने पुलिस छोड़ दी, पुलिस ने लठ ही लठ मारे, जैसे लॉकडाउन में मारे थे लोगों के। हाँ भाई, किसे अलग होना है, किसे अलग होना है, हाथ खड़ा करो, तो लठ ही लठ उसके पड़े, लाल कर दी गई, और फिर हैदराबाद को इंक्लूड कर लिया गया इंडिया में। देन जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम कराया, यानी जन संग्रह करा लिया था। वहां का जो राजा था वो जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ, बट ठीक है, निजाम साहब थे वहां पर, बट ठीक है, वहां पर हमने रेफरेंडम करा दिया, और फिर कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा हमने इंडिया में उसको इंक्लूड करा गया, जब राजा हरि सिंह पर पाकिस्तानी चोरों ने हमला कर दिया था। तो राजा हरि सिंह की पड़ गई, और वो इंडिया की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ा दिया दोस्ती का। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इज नॉट करेक्ट? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है गाइस, अच्छे धुरंधरों से भी गलत होंगे, जो अपने आप को समझते हैं कि पॉलिटी का बहुत ज्यादा ज्ञान है, उनसे भी क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, कुछ क्वालिटी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, so it authorized to audit the contingency fund of India. He submits the audit report to the President of India, compiles and maintains both the central and the state government. CAG is removed by the President on the same grounds in the manner as the same as the judge of a Supreme Court. Not पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? सो गाइस, टेक्निकली इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो है आपका सी। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको अगर स्टेटमेंट्स बताऊं, देखो मेन काम उसका कैग का यही है कि वो ऑडिट करता है। ठीक है, कैग का काम है, एक सीए वाला काम है कि जो भी खर्चा हुआ है सरकार का, वो क्या पार्लियामेंट के प्रॉपर प्रोसीजर से उस खर्चे को करा गया है, यानी जितने भी ऑडिटिंग का काम करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को, बिल्कुल करेक्ट है ये। He submits an annual report to the President of India, ये भी बिल्कुल होता है, कैग की ड्यूटी है कि एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करे। However, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, he compiles and maintains the accounts of the state government, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को कंपाइल और मेंटेन करने का काम है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को कंपाइल और मेंटेन करने का काम कैग का नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करती है, और उसकी रिपोर्ट कैग को देती है, और फिर वो उसको ऑडिट करता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा कैग हर किसी को ऑडिट कर सकता है। स्टेटमेंट 4 भी बिल्कुल सही है। कैग को हटाने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, अच्छा, जिसको नहीं पता कैग क्या है, कैसे काम करता है, डोंट वरी, आप यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको अपने पॉलिटी के कोर्स में बताऊंगा। Which of the following statement in the context of National Commission for Backward Class is again not correct? इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है?
NCBC has been conferred a constitutional status. It investigates matters into the constitutional and legal safeguards of both OBCs and the Anglo-Indians. The condition for the service of the tenure of the office of the members of NCBC are determined by the President. It presents an annual report to the President of India. So question number 7th ka correct answer, please pause the video and hit the right answer and then let us discuss. Okay, which of the following is not correct? Again, option B is not correct. That is why option B is the correct answer. Let me discuss it with you. In the Mandal case, Supreme Court directed the central government to constitute a permanent statutory body to examine the complaints under the inclusion of, over inclusion of or non inclusion of any class of citizen in the list of backward class. ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी की किसको इंक्लूड करा जाए बैकवर्ड क्लास में, किसको एक्सक्लूड करा जाए, ये कमीशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज एस्टैब्लिश इन 1993, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018. सो ये बहुत ही रिसेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और एक नया आर्टिकल 338B के जरिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होता है, तो टोटल 5 मेंबर्स हो गए, ठीक है. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. देयर कंडीशन ऑफ सर्विस and the tenure of office are also determined by the President of India. इनके जो conditions of service है, tenure of service है, it has been determined by the President. NCBC presents an annual report to the President. It can also submit a report as when it think is necessary. So annual report ये भी submit करता है, just like the CAG. The main function of the commission is to investigate and monitor all the matters relating to the constitutional and legal safeguard of socially and educationally backward class. यानी OBCs के सारे legal framework को ये control करता है. National Commission for SC has to investigate all the matters relating to the constitutional and the legal safeguards for the Anglo-Indian community and report the President upon their working. ठीक है. So National Commission for Scheduled Caste, not NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंग्लो इंडियन को नहीं करता, शेड्यूल कास्ट करता है, ठीक है. NCSC करता है. सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो कह रहा है कि एंग्लो इंडियन लीगल स्टेटस टू बोथ ओबीसीज एंड एंग्लो इंडियन. सो इट इज नॉट एंग्लो इंडियन आर डन बाय NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. सो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the reference to the Special Officer for Linguistic Minority, consider the following statement. Originally, Constitution of India did not provide for this office. यानी ऐसा कोई ऑफिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन था. It falls under the Ministry of Minority Affairs. It submits an annual report to the central government. Which of the following is correct? Correct पूछा है, इनमें से correct कौन सी है, ठीक है. तो इसको आपको बताना होगा. Again, pause the video and mark the answer. I'm waiting. Okay, so the Constitution of India did not make any special provision, but इसको बाद में जोड़ा गया जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर को जोड़ा गया जिसको आर्टिकल 350B के अंदर डाला गया, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के अंदर. This provide a special officer for linguistic minority appointed by the President of India. Linguistic minorities मतलब minorities की language को protect करने के लिए एक officer है. It has a duty to investigate all the matters relating to the safeguards provided for the linguistic minority under the Constitution and the report to the President upon the matters at such intervals as the President may direct. ठीक है. So hence the third statement is not correct because report is submitted to the President, not to the central government. Option में था central government, ठीक है. At the central level, the commissioner falls under the Ministry of Minority Affairs. ये बिल्कुल सही है. Hence he submits the annual report to the other reports to the President through the Union Ministry. Hence second statement is correct. Not correct वाली ये थी, ठीक है. So 1 and 2. Next question. In the context of the Constitution and the polity of a country, which of the following are correct? A constitution determines the relationship among the people living in the territory and also the relationship with the people and the government.
A country that has a constitution may not necessarily be democratic. A constitution lays down the limits on the powers of the government. Yes, guys, correct statement. Again, pause the video and hit for the right answer. Now, in this case, all three options are correct, guys. It is quite easy to understand such things. A constitution determines a relationship. Obviously, constitution का जो main काम है, it's to determine the relationship. अगर आपसे पूछे what is the role of the constitution, ये correct apt definition होगी. Relationship with the people and the government. वो relationship कैसा रहेगा, ये constitution बताता है. साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन वो रिलेशनशिप बताता है कि देश के डिफरेंट ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे, चाहे वो ऑर्गन्स हो जाए आपके जुडिशरी, आपका लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव. ये सारे ऑर्गन बाइंड है इस कॉन्स्टिट्यूशन से. सो कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइम रोल यही है. हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट बी नेसेसरली डेमोक्रेटिक. चाइना में भी कहने को कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज नॉट डेमोक्रेटिc. We all know that. So option 2 is also correct. Option 3, a constitution lays down the limits on the power of the government. Obviously, I have just explained this. It maintains a check and balance, so that is why this is absolutely correct. Let's move on to the next and the last question. Second schedule of the constitution deals with the emoluments and the privileges of which of the following high dignitaries. इनमें से कौन से dignitaries को उसके emoluments को सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड करा गया है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा. सेकेंड शेड्यूल में जो जो आते हैं आपको पता होना चाहिए. अब अगेन पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर मार्क कीजिए, फिर मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ. अगेन गाइस, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आता और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आता. जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी आते हैं. सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. ए. अगर आप प्राइम मिनिस्टर को ही ओमिट कर देते तो आपका आंसर आ जाना था. ठीक है, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं बड़े आराम से. ठीक है, सो सेकंड शेड्यूल में अगर आप देखोगे कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड कैग. कैग जस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैग. इसके अलावा और कोई नहीं आता है. ठीक है, हाउएवर इसके पार्ट बी में प्राइम मिनिस्टर था, पहले इसमें इंक्लूड था, पर बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था एक अमेंडमेंट करके. प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है भैया, उसको कहां से मिलती है? सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट और द मिनिस्टर्स एक्ट ऑफ 1952, इनसे इनकी सैलरी मिलती है इनको अलग से, जिसमें हर साल इंक्रीज हो जाता है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी इसी के अंदर आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. टाइम नाउ फॉर डेली मोटिवेशन. हाउएवर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. So time now for the daily motivation. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. ठीक है, अपने फियर से, अपने डर से अपने आप को पुश मत कीजिए, उस आग से पुश कीजिए, उस सपनों को सच करने की आग से अपने आप को पुश कीजिए और मेहनत कीजिए. ठीक है, सो दिस इज टुडेज मोटिवेशन. और भी ऐसे मोटिवेशंस के लिए मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ऑल्सो देयर इज एन अनाउंसमेंट कि मैं एसएसबी का इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ गाइस, जहां पर मैं आपको इंटरव्यू में हेल्प करूंगा कि इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है. इट विल बी अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अ पीआईक्यू बेस्ड क्लास, जिसको मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ. तो कोई भी डिटेल्स हो आपके हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इन नंबर्स पर. ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है. टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे. सेशन का भी पीडीएफ मैं दे दूंगा. बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलते रहे. सो टिल देन अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. मेहनत करते रहिए, सपने जरूर सच होंगे. टेक केयर एवरीवन.